बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह के 5 बजे, यानी अभी जब आप वीडियो सुन रहे हैं तो चंद घंटे पहले मैंने रिकॉर्ड किया। सारी रात में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई वो सारी मैं आपके सामने रख देता हूँ। आईनी तरमीम गुज़िश्ता रात हुकूमत हर हाल में करना चाहती थी। छुट्टी वाला दिन था और हुकूमत को इस बात का खदशा था कि अगर छुट्टी वाला दिन निकल गया तो अगले दिन अदालतें खुल जाएंगी। मैंने आपको ये बताया भी कि इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ की जा रही हैं इस आईनी तरमीम के लिए। कोई भी कानून जो है उसको, यानी अदालत बाकी मामलात में जैसे जा सकती है, कई मामलात में नहीं भी जाती, लेकिन जहाँ पे इंसानी हकूक़ का मामला आता है, फंडामेंटल राइट्स का मामला आता है, वहाँ पे अदालत ज़रूर इंटरफेयर कर सकती है। और ये मामला अब फंडामेंटल राइट्स का है। ये तरमीम जाके उनके साथ जुड़ गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरे मुताबिक अभी जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ तो ये फैसला किया है कि वो अदालत में जा रही है। अब वो अदालत में किस तरीके से जा रही है ये एक सीक्रेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन मैं आपको, क्योंकि जब तक ये होगा वीलॉग आप सुनेंगे तो मामला बहुत करीब पहुंच चुके होंगे। तो ये एक हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये मामला ऐसे चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अदालत में ये होगा कि धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इंसानी हकूक़ की, ये आईनी तरमीम पास करवाने के लिए। हमारे बंदे गायब किए जा रहे हैं, लगातार बंदों को उठाया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ को उठाया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, लालच भी दिया जा रहा है। खरीदो फरोख्त एक अलग चीज़ है, लेकिन बंदों को गायब कर देना, अगवा कर देना, खरीदो फरोख्त तो बहुत पुरानी चल रही है। हॉर्स ट्रेडिंग तो होती आई है, और हॉर्स ट्रेडिंग में जो है वो उसके लिए कानून बना हुआ है कि जो बंदा अपनी पार्टी छोड़ के इधर से उधर जाएगा। लेकिन जो टेक्निकली आज़ाद रह गए हैं, काजी फ़ायद ईसा साहब का एक फैसला आपको याद है, ये कहानी शुरू होती है 13 जनवरी से। काजी फ़ायद ईसा साहब ने एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया और खुद में ये सोच लिया कि इंतखाबी निशान नहीं है, लेकिन हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह करके, बकौल कादी साहब के, इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं जी नहीं, कादी साहब भी यही सोच रहे थे, हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन कादी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह करके उसकी वो पार्टी खत्म कर दी। और जब पार्टी खत्म कर दी तो वो सारे बेचारे आज़ाद हो गए। अब उन्हीं आज़ाद के अंदर से बंदे जो हैं वो काबू किए जा रहे हैं। वो जो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट लेकर आए हैं, वो सारे बंदे काबू करके अब कोशिश की जा रही है कि वोट हासिल किए जाएं और 2/3 अक्सरियत हासिल करके तरमीम की जाए। तरमीम के एक्चुअली अंदर कौन सी कुंडी है, या तरमीम के अंदर एक्चुअली गेम कौन सा है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन अभी आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत जाएगी और कोशिश करेगी कि इस मामले को होल्ड करवाया जाए। और साथ ही तहरीक इंसाफ और फजलुर रहमान साहब की पार्टी वो कह रहे हैं कि कोई आईनी तरमीम का मुसव्वदा तो दें आप हमें। भाई हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं जी हम भी आपको किसी चीज़ में सपोर्ट कर दें, कोई चीज़ हमें पसंद आ जाए, ठीक है जी। तो डेमोक्रेसी तो यही होती है। आप रातों रात छुट्टी वाले दिन जो है तरमीम लाना चाहते हैं गैर आईनी तरीके से, तो वो तो ठीक नहीं है। फिर आप बताना भी नहीं चाहते कि तरमीम है क्या। फजलुर रहमान साहब के पास गए, उनको क्या बताया, उनको लालच देते रहे, ये भी आपको देते हैं, ये भी आपको देते हैं, ये भी आपको देते हैं, गवर्नर भी आप ले लें, बलूचिस्तान की हुकूमत में बड़ा शेयर ले लें आप, वफाकी हुकूमत में 2 वजारतें अपनी मर्जी की ले लें आप, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी मैंने सुना है कि वो भी उनको कहा गया। तो फजलुर रहमान साहब को हर तरह की लालच दी गई, लेकिन आईनी तरमीम का मुसव्वदा नहीं दिया गया। उन्हें कहा गया जी चीज़ें आप मांगे, चीज़ें हम आपको देंगे, लेकिन तरमीम क्या करनी है इसके बारे में आप फिक्र ना करें। अब बुनियादी चीज़ें चंद हमने आपको बता दी, बस आप अपने 8 MNAs के और 5 सेनेटर्स के वोट हमें दे दें आंखें बंद करके। अब ये तो एक सियासी खुदकुशी है। तो फजलुर रहमान साहब ने भी आइन का मुसव्वदा वोट तरमीम का मांगा। वजीर कानून जिसने ये बनाना था, वजीर कानून जिनकी निगरानी के अंदर आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार होना था, उनके मुंह से निकला जी मुझे मिल गया है। और उन्होंने ऐसे बताया जैसे बहुत बड़ा कारनामा हो गया है, उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। टीवी चैनल के ऊपर पट्टे चल गए, टिकर्स चल गए टीवी चैनल के ऊपर के वजीर कानून को आईनी तरमीम का मुसव्वदा मौसूल हो गया, वजीर कानून ने इसकी तस्दीक कर दी। ये शर्म वाली बात है कि जिस वजीर कानून को इसका खालिक होना चाहिए था आईनी तरमीम का, उन्हें आईनी तरमीम का मुसव्वदा कहीं और से मिल रहा है। तो इसको जरा आप टेक्निकली देखिए कि एक आईनी तरमीम है जो करना मकसूद है, उसके लिए बंदे उठाए जा रहे हैं। यानी इससे पहले कभी भी आपने देखा कि किसी आईनी तरमीम के लिए बंदे ही चुक लो? कभी आपने देखा कि आईनी तरमीम के लिए बंदों के घर वाले खवातीन ही उठा लो? कभी आपने देखा कि आईनी तरमीम के लिए जो है वो इसको उठाओ उसको उठाओ? और यह मकबूल जान साहब को जेल में बंद किया हुआ है, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किए हुए हैं। यानी पाकिस्तान में किसी को जीने नहीं दे रहे जो आईनी तरमीम के बारे में बात कर रहा है, और लगातार मुकदमे दर्ज करने की और धमकियां दी जा रही हैं। ऐसी आईनी तरमीम तो हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी। यानी इससे पहले यानी मार्शल लॉ तो हमने देखे हैं, लेकिन ऐसी आईनी तरमीम हमने नहीं देखी जिसके लिए बंदे उठाए जा रहे हों। तो क्या काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए ये सारा कुछ किया जा सकता है? नहीं नहीं। देखें, काजी फ़ायद ईसा नवाज शरीफ साहब की मजबूरी हो सकते हैं,
काजी फायद ईसा नवाज शरीफ साहब को पसंद है, नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि उनको एक्सटेंशन मिले। इस पूरी तरमीम के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत अपनी मर्जी के लिए डलवा रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को सूट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश हो सकती है। देखिए, कभी भी किसी कानून साजी के लिए इतनी मारधाड़ नहीं हुई जितनी मारधाड़ हम अब देख रहे हैं, और इस कानून का सिर्फ एक नुक्ता है जहां पे जाके लॉक लगा हुआ है और कोई लॉक नहीं है। बेशुमार चीज़ें इस कानून के अंदर होती हैं, हो नहीं होती ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नुक्ता है कि मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना, यानी ये एक नुक्ता है जो सब चाहते हैं कि ये किया जाए, जिससे मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हो जाए। और मुद्दत मुलाजमत में जो इजाफा होगा सरकारी अफसरान की, उसमें जजेस भी शामिल होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होंगे, पुलिस वाले भी शामिल होंगे, फौज वाले भी शामिल होंगे, नेवी वाले भी शामिल होंगे, एयरफोर्स, तमाम लोगों की मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी। यानी वो अपनी रिटायरमेंट की एज पे, यानी जिस दिन वो रिटायर होने लगे हैं वहां से 3 साल उनको मजीद मिल जाएंगे। तो इससे बहुत सारी और गेम जो है वो खुल के आपके सामने आ गई है। तो एक्चुअली अनवारुल हक काकड़ का और सरफराज बुगटी का वहां जाना ये खास किस्म का इशारा करता है। गौर कीजिए ना, शहबाज शरीफ साहब गए, जरदारी साहब पहले जाके मिले, बिलावल वहां पे गए, बार बार इसाक डार गए, मोहसिन नकवी बार बार गए। मोहसिन नकवी तो नुमाइंदा गवर्नमेंट कहती है हमारे नहीं है, वो ये कहते हैं कि ये तो हमें दिए गए हैं तोहफे के तौर पे, और शुक्र है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने का उन्होंने फैसला नहीं किया, वरना वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बन जाते। तो मोहसिन नकवी जो है वो इस वक्त बड़ी खास पोजीशन में है। उनका बार बार जाने का मतलब यह है कि हुकूमत से ज़्यादा किसी और को जल्दी है। और एक चीज़ आप और ध्यान में रखने अपने, कि इस वक्त ये जो कानून साजी है इसमें फजलुर रहमान साहब की कुंडी एक ही जगह पे फंसी हुई है। यानी जहां पे ब्रेकें लगी हुई है वो पॉइंट ये है कि फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं जी उम्र की हद नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यही काम करने की कोशिश की गई थी परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, जब सबने मुखालफत की थी, पीपल्स पार्टी ने, पीएमएल ने, फजलुर रहमान ने, सबने मुखालफत की थी तो नहीं हो पाया था। अब यही काम दोबारा करने की कोशिश की जा रही है इस दौर में, पीडीएम सरकार में, पीडीएम 2 सरकार में। और फजलुर रहमान साहब अब इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं, जबकि वो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कह चुके हैं कि ये नहीं होना चाहिए। फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत से शिकवा किया, और दूसरी तरफ से मेरे ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग आए थे उनको भी शिकवा किया कि जी मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए तो मुझे बाहर से फ़ोन करवाए जा रहे हैं। यानी जो दोस्त ममालिक हैं वहाँ से कहीं से फजलुर रहमान साहब पे जो ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो एक मजहबी शख्सियत हैं, तो हमारे जो दोस्त बरादर इस्लामी ममालिक हैं वहाँ फजलुर रहमान साहब के ताल्लुकात तो हैं ना, तो वहाँ से भी कहा गया कि ज़रा मेहरबानी करें इनके ऊपर। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने वो प्रेशर भी ले लिया और ये नहीं किया। ये सारी जल्दबाजी जो है वो एक मखसूस सूरत हाल के लिए है। अगर ये कानून साजी 1 महीना 1.5 महीना आगे चली जाती है तो शायद हुकूमत इसके ऊपर इतनी तवज्जो दे भी ना, हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते आगे चली जाए, फिर भी शायद हुकूमत इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो ना दे। मामला यह है हुकूमत इसको फौरन करना चाहती है और इन्हीं चंद दिनों में करना चाहती है, और ये वीकेंड हुकूमत ने चूज किया था इसलिए कि अदालतें खुलने से पहले पहले हम अपनी कार्रवाई डाल दें। अब वकला भी खड़े हो गए इसके खिलाफ। यानी जो तरमीम का मुसवदा है वो अब तक फजलुर रहमान साहब के लोग जो आखिरी बयान दे रहे थे वो कहते थे हमारे पास तो अभी भी नहीं इन्होंने दिया, बल्कि गफूर हैदरी साहब ने यह कहा कि तरमीम का मुसवदा हमें दें, फिर हमें कम से कम उसको स्टडी करने के लिए 1 महीने का वक्त तो दें कि हम उसके ऊपर मुशावरत करें, स्टडी करें और फिर हम उसके ऊपर करें। तो उन्होंने कहा जी तब तक तो कादी साहब रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी हो जाएंगे तो कोई और आ जाएगा, कोई बात नहीं, आईनी तरमीम है, इसमें इतनी जल्दी क्यों है? अगर हुकूमत को ज्यादा जल्दी है तो फिर हमारी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ये उनके स्टेटमेंट्स हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में। यू कांट से एनीथिंग, आपको पता नहीं चलता कि वो किस वक्त क्या फैसला कर लें, लेकिन उनके ऊपर उनकी पार्टी का बड़ा दबाव है। दूसरी जानिब आप एएनपी को देखें कि बादशाह खान की सियासत कहां पहुंची, कि एमल वली खान साहब बाकायदा लिख कर अनाउंस कर रहे हैं कि मैं एंटी इमरान था, एंटी इमरान हूं, एंटी इमरान रहूंगा। अब आप अंदाजा करें कि बादशाह खान की इतनी बड़ी सियासत, इतनी बड़ी सियासी विरासत, बादशाह खान का इतना बड़ा नजरिया उसको किस लेवल पे ले आए कि सिर्फ एक लीडर की मुखालफत के ऊपर इस पार्टी का सरबराह खड़ा। अंदाजा कीजिए आप। और बगैर मुसवदा पढ़े, बगैर आईनी तरमीम का मुताला किए, सिर्फ बी टीम बन के, जो उनको यानी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है वो ये हुकूमत है, और हुकूमत की बी टीम जो है वो यानी इस लेवल पे पहुंच गए हैं एमल वली खान साहब। तो एमल वली खान साहब की अपनी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा इस पे शिकवे और शिकायतें हो रहे हैं, लेकिन उन्हें परवाह नहीं है क्योंकि पार्टी तो इलेक्शन हार गई है, पार्टी तो इलेक्शन जीती नहीं। तो एमल वली खान साहब को क्योंकि सीट कहीं और से मिली है तो उसका हक भी तो अदा करना है, तो वो हक अदा कर रहे हैं। लेकिन बादशाह खान साहब की सियासत इस लेवल पे आके गिरेगी, यानी उन्हीं के अपने खानदान में ये होगा,
इसका कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अफसोस हम ये होता हुआ देख रहे हैं। थोड़े दिन पहले इन्होंने क्लेम किया कि मेरा गोल बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने ये सीट का कड़वा घूंट किया, ये कड़वी गोली मैंने निगली है, गोल मेरा बहुत बड़ा है। तो गोल ये था जनाब का कि बगैर देखे आईनी मुसव्वदे के ऊपर, वो तरमीम के ऊपर जाकर वोट दे रहे हैं। उनसे तो बहुत बेहतर अख्तर मेंगल साहब ने अपना मौक़िफ़ लिया कि कम से कम मेरे लापता अफराद को आप छोड़ दें, आप मेरे से वोट ले लें। भाई कोई सौदे का मज़ा तो आया ना। उन्होंने कहा जी मेरे लोगों को रिलीफ दे दें और मेरे से आप वोट ले लें। वैसे तो आप लोग मेरी सुनते नहीं हैं। बहरहाल ये सिचुएशन है, वकला खड़े हो गए जी। मुनीर मलिक साहब का स्टेटमेंट आया, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। फैसल सिद्दीकी साहब, ये वो लोग हैं जो कादी फ़ायद ईसा साहब के हक में होते थे सारे। जब कादी फ़ायद ईसा साहब हॉट वाटर में थे, उन्होंने उनका साथ दिया था। ये सारे कह रहे हैं जी कादी फ़ायद ईसा साहब हमारे चीफ जस्टिस है, उनकी इज्जत सर आंखों पे। लेकिन 25 अक्टूबर तक उन्होंने कहा जी 26 अक्टूबर से हमारे आईनी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, हम किसी किस्म की कोई आईनी तरमीम नहीं मानेंगे। ये वकला के पैगामात लगातार आ रहे हैं। बल्कि ये दावा किया मुनीर मलिक साहब ने, उन्होंने कहा जी रेफरेंडम करवा लें। अगर 90% वकला ने यह ना कहा कि हम 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देखना चाहते हैं, तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। ये मुनीर मलिक साहब ने, जो सीनियर वकील हैं और इन्होंने बड़ी तहरीक चलाई थी, वकला की आज़ादी की तहरीक में बहुत बड़ा इन्होंने हिस्सा लिया था। और इस तरह बहुत सारे और वकला हैं, बार्स के अंदर से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। नौजवान जो वकला हैं वो बहुत गुस्से में है। तो अब ऐसा लगता है कि वकला के अंदर भी जैसे जैसे ये मंदरजात सामने आ रहे हैं कि अदलिया के साथ होने क्या जा रहा है, वैसे वैसे वकला के अंदर रिएक्शन पैदा हो रहा है और वहां पे भी एक किस्म की रिजेंटमेंट है। तो छुट्टी वाले दिन तरमीम करवाने का एक मकसद ये भी था कि पीर से अदालतें खुल जाएंगी, वकील मुतहरिक हो जाएंगे, उनकी मीटिंग्स आ जाएंगी, वो आपस में बातें करेंगे, मुशावरत होगी, जो चीज़ें बाहर आएंगी वो डिस्कस होंगी। जब चीज़ें डिस्कस होगी तो पोल खुलेंगे, चीज़ों का पता चलेगा, तो फिर आईनी तरमीम करवाना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी डिपेंड करता है फजलुर रहमान साहब पे, क्योंकि आज 12:30 बजे इजलास दोबारा बुलाया गया है। कैबिनेट का इजलास भी मौखर कर दिया गया था, कौमी असम्बली सेनेट का इजलास भी मौखर कर दिया गया था। पहले यह था कि रात 3-4 बजे तक काम चलेगा, सुबह तक, लेकिन फिर वो मौखर हो गया। और अब क्योंकि आज अदालती दिन स्टार्ट हो गया है, तो एक नए एडवेंचर का भी सामना करना पड़ सकता है इस हुकूमत को। अनवारुल्लाह काकड़ का और सरफराज बुगटी के जाने का मतलब आप समझें कि ये लोग किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिससे फैसल वाडा ताल्लुक़ रखते हैं। और एक ही नुकता है जिस पे फजलुर रहमान साहब फंसे हुए हैं कि मैं एक्सटेंशन के खिलाफ हूँ, मैं उम्र की हद नहीं बढ़ाऊंगा। और यही एक मामला है जो हर हालत में हुकूमत चाहती है कि फजलुर रहमान साहब मान जाए। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये सुन लें कि इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब किया और तलब करके उन्होंने ये कहा जी मुशावरत करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो एक वजाहत इलेक्शन कमीशन ने मांगी थी, वो जो वजाहती ऑर्डर आया है उसका अब जायजा लिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के इजलास में। और भाई इलेक्शन कमीशन को पहले भी समझाया था, आपने जायजे नहीं लेने, आपने फैसले पर अमल दरामद करना है। अगर आपका इतना दिमाग होता, आप इतने अक्लमंद होते, तो जैसी गलतियां आपने की हैं पीछे इलेक्शन में, जिस तरह के आपने ब्लंडर मारे हैं जिसकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा है, ये सारा कुछ तो ना होता। क्योंकि आपका दिमाग कमजोर है या आप गलत फैसले कर रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने अक्सरियत के साथ सही फैसला कर दिया है। अब आपने सिर्फ फैसले पे अमल दरामद करना है, इसके ऊपर गौर व खौज नहीं करना। अपने दिमाग पे जोर देने की बजाय जो जजेस ने कह दिया आपको वो करना पड़ेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह चुके हैं पहले ही कि जो जजेस ने कह दिया, जो फैसला आ गया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उस पर अमल दरामद करवाने की बजाय। वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं जी वसी तर सियासी मुशावरत करनी है, इसलिए जो है आईनी तरमीम में किस चीज़ पे मुशावरत करनी है। ये वज़ीर कानून ने ना अभी तक मुसव्वदा भी नहीं देखा हुआ आईनी तरमीम का, और वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर वसी तर सियासी मुशावरत हो रही है। और भाई आपकी तो इतनी औकात ही नहीं है कि तरमीम का मुसव्वदा आपके हाथ में हो या आपको पता हो कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, तो आप उसके ऊपर मुशावरत करेंगे। यानी उसे क्या कहते हैं, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तो इस तरह की एक मिसाल दी जाती है। मिसाल दे रहा हूं, मैं पिद्दी नहीं कह रहा किसी को, लेकिन मामला यही है। मामला यही है कि आपको तो पता ही नहीं है तरमीम के अंदर क्या है। आपका वज़ीर कानून अपने मुंह से कह रहा है कि मुझे मुसव्वदा मिल गया, और इतनी खुशी से कि जैसे बहुत बड़ी खुशखबरी वो कौम को सुना रहे हैं। अरकान असेंबली बेचारे सारा दिन बैठे रहे, रात गए, उनको छुट्टी मिली, जी ठीक है उनका हार जाओ, कल आपको दोबारा बुलाएंगे। वो बेचारे कल दोबारा वापस आएंगे। फिर बीच में खबर ये भी आई थी मेरे पास कि जो लोग गायब किए गए हैं, 3-4 लोग इस वक्त कंट्रोल में हैं, हुकूमत के कंट्रोल में, जो सिस्टम है उसके कंट्रोल में 3-4 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। लेकिन उनमें से भी तहरीक इंसाफ का दावा है कि 2 लोग और धोखा दे जाएंगे हुकूमत को। 1-2 लोगों पे पीटीआई को शक है कि शायद वो पीटीआई के साथ दगा कर दें, लेकिन बाकी लोगों पे उनको यकीन है कि वो पीटीआई को धोखा
नहीं देंगे। अगर हुकूमत के कब्जे में है तब भी नहीं देंगे। जब वो असेंबली के अंदर हमें देखेंगे तो वो फ्लोर के ऊपर से क्रॉस करके हमारे पास आ जाएंगे और आकर हमारे साथ बैठ जाएंगे। उनका ये दावा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं बार बार। लेकिन मैंने देखा कभी पाकिस्तानियों के कत्ल पे मैंने इस असेंबली को इतना परेशान नहीं देखा, सियासी जमातों को इतना परेशान नहीं देखा, महंगाई पे कभी इतना परेशान नहीं देखा, पाकिस्तान में जो सानेहात हुए उस पर कभी इतना परेशान नहीं देखा। जो असेंबली के ऊपर अटैक किया गया, बिजली बंद करके रात को हमला किया गया और पाकिस्तान के मुकद्दस तरीन ऐवान के ऊपर 25 करोड़ लोगों का ऐवान है, उसके ऊपर अटैक किया गया, उस पर मैंने इनको कभी परेशान नहीं देखा जितना इनको सिर्फ इस एक्सटेंशन के लिए परेशानी है। आप अंदाजा कर लीजिए इनकी तरजीहात क्या है। क्या इनकी तरजीहात कौम और कौम की इज्जत है या कौम का फायदा है, या इनकी तरजीहात सिर्फ अपना जाती मफाद और फायदा है। नाज़रीन, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो है वो मैं पूरा स्टेटमेंट तो नहीं अब आपको पढ़ के सुना सकता, लेकिन एक दो चीजें उसमें से मैं आपको बता देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा कि इस मुल्क का मुट्ठी भर शराफिया मुल्क के तमाम निज़ाम, वसाइल, इक़्तिदार और ताकत पर काबिज है। इस कब्जा ग्रुप का जब दिल चाहता है आइन की धज्जियां बखेर देता है, जजों को धमकियां देता है, जमहूरियत की अक्कास, पार्लियामेंट के तकद्दुस पर हमलावर हो जाता है, अवामी नुमाइंदगान को अगवा कर लेता है, हमारे MNAs के घर की औरतों को उठा लेता है। इखलाकियात से आ रही ये माफिया खुद को आइन और कानून से बालातर गर्दानता है। इसी छोटे से तबके, इस अशराफिया ने इस मुल्क को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। आज भी अपनी जात के लिए यही सब कुछ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा बचा हुआ है, अब इस पर भी हमलावर हो रहे हैं। मुल्क में जुल्म और बर्बरियत का निजाम नाफिज है। तरक्की और ओहदों से नवाजने का पैमाना अदलिया में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले और हुकूमत में फस्तायत है। इस बात की 3 मिसालें वादे हैं। कादी फायद ईसा, मोहसिन नकवी और हुमायूं दिलावर हैं। कादी फायद ईसा ने हमारे ऊपर जुल्म करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना, इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ हमारी दरखास्तें नहीं सुनी। इलेक्शन में धांधली पर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार करार दिया था। अब उसी चीफ जस्टिस को दोबारा मुसल्लत करने के लिए फॉर्म 47 की हुकूमत और उसके हैंडलर्स हर मुमकिन हथकंडा अपना रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आज अगर आप कादी फायद ईसा की एक्सटेंशन के खिलाफ ना निकले तो फिर आप हमेशा गुलाम रहेंगे। मोहसिन नकवी ने सबसे ज्यादा जुल्म हम पर किया। जिले शाह को पुलिस ने तशद्दुद करके कत्ल किया, लाश सड़क पर फेंकी और FIR भी मेरे खिलाफ काट दी। हम पर जुल्म करने के एवज मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला और PCB का चेयरमैन बनाया गया। हुमायूं दिलावर की वजह से मैं और बुशरा बीबी आज गैर कानूनी तौर पर पाबंदे सलासल हैं। इसके एवज हुमायूं दिलावर को अरबों मालियत की जमीन तोहफे में दी गई। खैबर पख्तूनख्वा एंटी करप्शन के पास इसके सारे सबूत मौजूद हैं। अब FIA ने खैबर पख्तूनख्वा एंटी करप्शन पर केस कर दिया है। नवाज शरीफ को उन्होंने दबका कर रोका हुआ है, नहीं तो कब का भाग गया होता। मुझे ये ना बताएं कि किस किस के पैसे और जायदादें बाहर हैं। मुझे ये बताएं कि आज इस मुल्क के जो अरबाब इख्तियार हैं, जो इस निज़ाम के लाडले हैं, इनमें से किसके पैसे और जायदादें मुल्क में हैं। सादुल्लाह बलोच की बीवी और बेटी को उठा लिया गया, इनको शर्म नहीं आती। ये असेंबलियों में घुस गए और पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किसी ने पहले कभी पार्लियामेंट से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पूरी कौम को कहता हूं, आज़ादी बचाने के लिए, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जहाद है। अदलिया से कहता हूं, कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हो। कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। पूरी पार्टी तैयार रहे, सड़कों पर आने का जल्द ऐलान करेंगे। याद रखें, हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। मैं और मेरी बीवी जेल में है और जेल में रहना हमारे लिए इबादत है। अगर आपको भी जेलें भरनी पड़ती हैं तो इससे दरेग ना करें। अगर आप कुर्बानी नहीं देंगे तो आप और आपकी आने वाली नस्लें गुलाम रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।